नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आप लोगों से भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय यानी कि जनरल जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत की सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता की जननी कहा जाता है, क्योंकि हमारी जो सभ्यता मानी जाती है वो सिंधु घाटी सभ्यता से इसको डिसाइड किया जाता है। तो हम लोग कुछ बात करते हैं कि भारत का नाम भारत कब पड़ा। तो इसका कुछ ऐसा है कि जो ऋग्वेद में एक 5 जनों की शक्तिशाली जन मीन्स ट्राइब के नाम पे भारत, और उसमें वहाँ पे भरत के नाम पर भी इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है, जो कि ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है। और दोस्तों, वायु पुराण के एक अन्य संदर्भ में महाराजा दुष्यंत के पुत्र भरत का उल्लेख किया गया है, जिनके नाम पर भी इस भूभाग को भारत कहा जाता है। और जैसे कि बौद्ध काल में इस क्षेत्र को जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और फिर बात करते हैं कि इंटरनेशनली इस देश को इंडिया के नाम से जाना जाता है। और ये शब्द कहाँ से आया है, तो सबसे पहले जो यूनानी लोग थे उनका एक शब्द था इंडोई, और इसी से कहा जाता है कि इसका नाम इंडिया रखा गया। और उस समय के जो रोमवासी थे वो सिंधु नदी को इंडस रिवर बोलते थे, और इसके पूर्व में स्थित भूभाग जो भी है उसको इंडिया का नाम से वो जानते थे। और जो पारसी लोग हैं यानी कि ईरानियन, उस समय जो ईरान का क्षेत्र था वो पारसियों का क्षेत्र कहा जाता था। तो पारसियों ने सिंधु नदी को हिंदू एवं इसको सर्वप्रथम हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया था। तो इसी से फिर इसका नाम इंडिया पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि भारत की जो कुछ भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में, और जो भू राजनीतिक उसका क्षेत्र है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भारत के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पूर्व में, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, उत्तर पश्चिम में हिमालय पर्वतमाला है, और दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर। जैसा कि ये जो क्षेत्र आप दिख रहे हैं मैप में, ये जो क्षेत्र है ये हिंद महासागर कहा जाता है। और इसके 2 उत्तरी जल भाग, जैसे कि ये देख रहे हैं, ये पार्ट जो है ये अरब सागर, और ये पार्ट जो है ये बंगाल की खाड़ी है। और इसके जो पड़ोसी देश हैं उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल एवं भूटान जैसे इसके पड़ोसी देश हैं। और इसके कारण इसके लिए इस पूरे द्वीप को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, जिसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। और इसका समुद्र से लगा हुआ पड़ोसी देश श्रीलंका, और इसके जस्ट नीचे मालदीव भी इसका पड़ोसी देश कहा जाता है। और इस पूरे रीजन को दक्षिण एशिया कहा जाता है, जिसमें कि श्रीलंका, मालदीव और पूरे ये जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं भारत की अवस्थिति की, कि इसकी स्थिति क्या है वर्ल्ड मैप में। तो इसकी स्थिति ऐसा है कि भारत की अवस्थिति हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है, और भारतीय प्रायद्वीप सागर के इस क्षेत्र में 1600 किलोमीटर प्रविष्ट होकर, ये आप देख रहे हैं, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये एक तरह से पूरा समुद्र में प्रविष्ट होकर यानी कि सागर में प्रविष्ट होकर इसे अरब सागर, अब अगर देखा जाए तो प्रायद्वीपीय ये जो क्षेत्र है यही इसको अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में डिवाइड करता है। तो इसकी स्थिति इस तरह से देखा जा सकता है। और उभय तटीय स्थिति देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य एवं मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा पूर्व एशिया के लोगों के साथ इसका सांस्कृतिक संपर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम बात करते हैं कि भारत की जो स्थिति वो कैसी है। तो इसकी स्थिति चतुष्कोणीय है। आप देख रहे हैं कि इसकी जो लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है ये लगभग बराबर है। तो इसका जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। इंदिरा कॉल यहाँ से लेके कन्याकुमारी इस पॉइंट तक इसकी टोटल लंबाई है 3214 किलोमीटर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। और इसकी जो पूर्व से यहाँ से लेके यहाँ तक पश्चिम तक, पूर्व में किबिथू ये एक जगह है जहाँ से इसका पॉइंट है, और ये गुजरात का ये लास्ट पॉइंट है। यहाँ पर इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। तो आप मान के चलिए कि लगभग 281 किलोमीटर ही ये इसकी चौड़ाई कम है लंबाई से, ऑलमोस्ट लगभग इक्वल ही है। तो इसीलिए इसको चतुष्कोणीय स्थिति कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है, तो भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और इसमें से कुछ पार्ट जैसा कि अभी भी विवादित है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इस मैप में, ये जो पार्ट है यहाँ पे पीओके जिसको हम बोलते हैं,
ये भारत के कंट्रोल में अभी नहीं है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। और यहाँ ये जो पार्ट है इसको, जो कि अक्साई चीन बोला जाता है, ये अभी चाइना के कब्जे में है। तो हमारे कुछ क्षेत्र हैं जो अभी की विवादों में हैं, जो कि भविष्य में हमारे पास आएंगे ही। तो इसको टोटल में क्षेत्रफल जो अभी तक बताया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसमें ये भी क्षेत्र शामिल करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी पाकिस्तान के कब्जे में जो क्षेत्र है उसका कितना क्षेत्रफल है। तो वो है 78,114 वर्ग किलोमीटर, ये पाकिस्तान के कब्जे में है अभी। और जो चीन, जिसको पाकिस्तान ने अवैध ढंग से चीन को कुछ पार्ट दे दिया था, वो है 5,180 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्र, जो कि उनके बॉर्डर से चाइना का बॉर्डर टच करता हुआ लगता हुआ है। तो वहाँ पे वो क्षेत्र उनको दे दिया है उन्होंने। और फिर बात करते हैं कि चीन के कब्जे में अभी कितना क्षेत्र है। तो चीन के कब्जे में अभी 37,555 यानी कि 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है वो चीन के कब्जे में है। और फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और विश्व के टोटल जो ज़मीनी क्षेत्रफल है उसके आधार पर देखा जाए तो 2.43% क्षेत्र जो है वो भारत का पड़ता है। और भारत का क्षेत्रफल लगभग यूरोप जो है, यूरोप के बराबर का है। और रूस के क्षेत्रफल को अगर छोड़ दिया जाए यूरोप से, तो लगभग रूस के बराबर का है। और कनाडा का जो क्षेत्रफल है उसका 1/3 है भारत का क्षेत्रफल। रूस का लगभग 1/5, 5वां हिस्सा जो होगा वो भारत के बराबर है। और जापान का 8 गुना बड़ा है भारत। और यूनाइटेड किंगडम का 12 गुना है। आप लोग सोच के देखिए दोस्तों, वह देश जो हमसे 12 गुना एरिया में छोटा है, वो कभी हम पे शासन किया करता था। खैर, वो बात अलग हो गई। आगे बढ़ते हैं फिर भारत की खगोल की अवस्थिति, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो आप लोगों को मैं एक मैप के जरिए दिखाता हूँ। जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, इसको देखिए आप लोग। हाँ, ये एक 3D एनिमेटेड वीडियो है, जिसके थ्रू मैं आपको मैप में दिखाऊंगा कि भारत की अवस्थिति क्या है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये है हमारा रेड कलर का जो लाइन है, ये है विषुवत वृत्त, जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। और भारत जो है वो यहाँ पे है, ये है हमारा प्यारा भारत, ये रहा है। अब ये विषुवत वृत्त के ऊपरी क्षेत्र, जिसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, ये पार्ट उत्तरी गोलार्ध हुआ। और रेड लाइन के जो नीचे है वो है दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति कहाँ हुई? उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में भी ये जो पॉइंट 0 पॉइंट है, यहाँ से काफ़ी दूर है, लगभग मध्य में, ये उत्तरी गोलार्ध के मध्य में स्थित है। तो इसीलिए इसको उत्तरी गोलार्ध का मध्य पॉइंट बोलते हैं। अब इसका जो अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसका अक्षांशीय जो विस्तार है वो लगभग इस पॉइंट से देखा जाए तो इस पॉइंट से लेके, और भारत का यहाँ का जो पॉइंट है, यहाँ का पॉइंट और यहाँ का पॉइंट, तो उत्तरी जो अक्षांश है वो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और फिर यहाँ का पॉइंट देखेंगे 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। अब हम लोग बात करते हैं कि देशांतरी विस्तार। तो देशांतरी विस्तार, ये जो पॉइंट है ये है 68.7 डिग्री देशांतर। और यहाँ का जो पॉइंट है किबिथू वाला, वो है 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये हमारा पूर्वी देशांतर में पड़ेगा और उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। तो ये हो गई हमारी भौगोलिक स्थिति। अब हम लोग बात करेंगे, कुछ हमने नोट्स बना रखा है तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि इसमें आप लोग देख रहे होंगे, मैंने कुछ नोट्स का पार्ट लिखा हुआ है, भारत की खगोलिकी स्थिति। तो भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध का देश है, इसको हमने पढ़ लिया, तथा देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में मध्यवर्ती स्थिति रखता है। और भारत की मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है
वो 8.4 डिग्री से 37.6 उत्तरी अक्षांश, और देशांतरी विस्तार जो है 68.7 डिग्री से 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। फिर हम लोग बात करते हैं कि संपूर्ण भारत अर्थात द्वीपों सहित भारत का अक्षांशीय विस्तार 6.45 डिग्री से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अभी तक आप लोग जो मैंने ऊपर बताया था अक्षांशीय विस्तार, वो जो मेन लैंड इंडिया है उसकी बात की थी, उसमें द्वीप शामिल नहीं थे। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि जिसमें जो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड हैं उसका जो लास्ट पॉइंट है उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि यहाँ कहीं इसका पॉइंट आएगा जो कि श्रीलंका के पैरेलल ये जा रहा है। तो इसकी जो स्थिति है वो है 6.45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और अब हम बात करते हैं कि भारत की जलवायु। तो भारत की जलवायु जो है वो उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में आता है। और उष्ण कटिबंध का जो क्षेत्र है उसको हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, तो ये भूमध्य रेखा, जैसा कि आपको मैंने वो एनिमेशन में दिखाया था, ये भूमध्य रेखा है। ये देखिए, ये भूमध्य रेखा है। अब इसके 23.5 डिग्री ऊपर उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री नीचे दक्षिणी अक्षांश, इसको हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधीय जोन। अब हम लोग बात करते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशीय रेखाओं को क्रमशः कर्क एवं मकर रेखाएं कहते हैं। तो वहाँ पे जो 23.5 डिग्री पे जो लाइन बनती है, एक इमेजिनरी लाइन, उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और 23.5 डिग्री नीचे वो मकर रेखा है, जो कि भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण साइड में है। अब हम बात करते हैं कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यह रेखा भारत के कुल 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो लाइन है, ये जो लाइन डॉटेड लाइन जो आपको दिख रही है, ये है कर्क रेखा, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर फिर त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए गुजर रही है। एक अंतर्राष्ट्रीय 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक देशांतर माना जाता है, जो हमें भारत का मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम प्रदान करता है। तो आप देखेंगे कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई गई है, जो कि इस मैप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, जिसको केंद्रीय यामोत्तर हम बोल रहे हैं। तो इसका जो देशांतरी विस्तार है वो है 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब पूर्वी देशांतर डिसाइड कैसे हो रहा है उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ इस मैप में। जैसे ये 0 डिग्री है, अब हर एक लाइन ये जो इसके पैरेलल में ऐसे चल रही है, ब्लू लाइन के पैरेलल में, ये सब देशांतरी रेखाएं हैं। अब भारत का जो देशांतरी पार्ट, ये जो पार्ट है, ये जो लाइन गुजर रही है, लगभग ये लाइन ये जो लाइन है, यही लाइन इसका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। अब इसको 82 डिग्री कैसे डिसाइड किया जा रहा है, यहाँ से। अब ये लाइन, अब इस लाइन के बीच में जो भी कोण बन रहा है उसी को बोलेंगे देशांतरी कोण या कोणीय विस्थापन, उसको बोलेंगे। तो ये है 0 लाइन जो कि ब्लू कलर में जा रही है, जो कि ग्रीनविच लाइन मानी जा रही है। इससे 82 डिग्री का जो कोण बन रहा है, 82.3 डिग्री, वो है हमारा भारत का देशांतरी स्थिति। फिर हम बात करते हैं कि जो देशांतरी स्थिति है उसको डिसाइड कैसे किया जाता है, कि ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कैसे डिसाइड होगा या किसी और भी कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कैसे होगा। तो एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था सभी देशों के बीच में, जिसके अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार मानक जो देशांतर होगा वो हमेशा 7.5 डिग्री, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है 7.5 डिग्री के गुणांक यानी कि उसके मल्टीप्लिकेशन में ही हम डिसाइड करेंगे। क्योंकि 7.5 डिग्री जो होता है वो लगभग 30 मिनट के आसपास आएगा,
जैसे हमारी पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में, तो वो 15 डिग्री घूमेगी 1 घंटे में, और 1 डिग्री घूमेगी लगभग 4 मिनट में। तो उसी हिसाब से 30 मिनट जो होगा वो लगभग 7.5 डिग्री के आसपास आएगा। इसीलिए इसको एक स्टैंडर्ड माना गया है कि कभी भी देशांतरी जो दूरी होगी उसको हम अगर टाइम में डिसाइड करेंगे तो वो कैसे होगा, तो उसको जो हम लोग डिसाइड करेंगे वो आधे घंटे के अंतर के हिसाब से एक स्टैंडर्ड मान लिया गया कि इसी को हम जब टाइम डिसाइड करना होगा तो उसको इस तरह से लेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जिसके चलते ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है, यानी कि लंदन की जो लैब से गुजर रहा है, जिसको हम 00 टाइम डिसाइड किए हुए हैं, तो उससे हमारा जो डिस्टेंस है वो 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर के अनुसार 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है। जैसा कि हमें पता है कि 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि भारतीय मानक समय की देशांतरी रेखा है, वह प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है और भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। आपको मैं मैप में दिखाता हूँ, ये रहा, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करने वाली देशांतरी रेखा है। तो ये आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये पार्ट उड़ीसा, ये आंध्र प्रदेश से होकर गुजर रही है। अब हम बात करते हैं सभी देशांतरी रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभक्त करती हैं। जैसे कि आप देख ही चुके हैं मैप में, यही कारण है कि सभी देशांतरी रेखाओं को महान वृत्त यानी कि ग्रेट सर्कल के नाम से जाना जाता है। और 0 डिग्री देशांतर जिसे कि मध्याह्न देशांतर कहते हैं, यानी कि नून मेरिडियन कहते हैं, उसके ठीक विपरीत प्रति ध्रुवस्थ एंटीपोडल जिसको बोलते हैं स्थिति पर 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर होगा, जहां अर्धरात्रि होगी। अब इसको हम लोग मैप में आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये 0 डिग्री पे जब रहेगा, ये 0 डिग्री पे जिस टाइम पे आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका सीधा विपरीत 180 डिग्री, यानी आप यहाँ जब आएंगे तो फिर ये जो आप देखेंगे तो ये इसी की बात हम कर रहे हैं कि 0 डिग्री देशांतर जिसे कि मध्याह्न देशांतर मेरिडियन कहते हैं, यानी कि वो जो पीछे मैंने 0 डिग्री दिखाया वो मध्याह्न देशांतर हो गया, और फिर उसके बिल्कुल विपरीत 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर होगा जहां अर्धरात्रि होगी। यानी कि इसके चाहे यहाँ पूर्व या पश्चिम थोड़ा भी देखिए तो यहाँ अर्धरात्रि होगी उस समय, यानी कि 12 घंटे का डिफरेंस होगा। अब यहाँ अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो उसी समय यहाँ पे इस जगह पर रात्रि के 12 बज रहे होंगे। अब हम बात करते हैं जैसा कि समय को आपको बता ही दिया गया है, और 180 डिग्री वाला जो मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे मिडनाइट मेरिडियन होगा, और इस क्षण 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सूर्यास्त सनसेट हो रहा होगा तथा 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर सूर्योदय हो रहा होगा। अब उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। ये जो पार्ट है, यानी कि जिस समय यहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे होंगे उस समय यहाँ पर भारत के पूर्वी पार्ट में यहाँ सूर्यास्त हो रहा होगा, और इसके जो यहाँ पे इस पार्ट में यानी कि ये जो पूर्वी, ये जो उत्तरी और ये जो अफ्रीका से जस्ट इधर कनेक्ट कर अफ्रीका नहीं, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका का जो ये पार्ट है, जो कि लगभग आप ये मान के चलिए कि ये जो देश पड़ेगा ये बेल्मोपन और बेलीज और ग्वाटेमाला ये सब पड़ेंगे। यहाँ पे उस समय पे सूर्यास्त होना शुरू हो चुका हो जाएगा, जबकि यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे होंगे। फिर 360 डिवाइडेड बाय 24, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया,
कि पृथ्वी पूरा 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 360 डिवाइडेड बाय 24 आवर्स इक्वल टू 15 डिग्री, यानी कि 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूमेगी। अर्थात 15 डिग्री देशांतर वृत्त को 1 घंटा वृत्त यानी कि आवर सर्कल भी कहते हैं। और इस प्रकार 1 डिग्री देशांतरी दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। और फिर 0 डिग्री देशांतर से पूर्व जाने पर प्रति 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे समय बढ़ता है। वो आप अगर 0 डिग्री देशांतर से पूर्व दिशा में, वो पूर्व दिशा कैसे डिसाइड होगी? अब यहाँ 0 डिग्री है, इसके उत्तर में उत्तरी अक्षांश, दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश, दाएं साइड, इस साइड जो होगा वो है पूर्वी देशांतर, और इसके इधर साइड जो होगा 180 डिग्री तक वो होगा पश्चिमी देशांतर। तो इस तरह से डिसाइड हो रहा है। तो 0 डिग्री देशांतर से पूर्व जाने पर प्रति 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का समय बढ़ता है। तो आप देख चुके हैं कि ग्रीनविच मीन टाइम पे अगर 12 बज रहा होगा तो उससे 15 डिग्री देशांतर पे कोई जो जगह होगी वहाँ पे लगभग 11 बज रहे होंगे दोपहर के। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हुए आप आएंगे तो लगभग यहाँ पे आप देखेंगे जो पूर्वी जो होगा वो लगभग 1 घंटे आगे होगा, तो वहाँ 1 बज रहे होंगे। मैंने गलत बोल दिया, सॉरी उसके लिए। पूर्वी में इसी तरह आगे आप बढ़ते हुए आएंगे तो जैसे अगर दोपहर के 12 बजे आप ग्रीनविच या लंदन में जो आप देखेंगे टाइम, तो उससे हम 5.5 घंटे, यानी कि जब वहाँ दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ शाम के 5:30 बज रहे होंगे इंडिया में। अब फिर हम बात करते हैं हाँ 180 डिग्री देशांतर के समय को 0 आवर्स कहा जाता है। किसी भी देशांतर से जब बाईं ओर जाते हैं तो प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर समय में 4 मिनट की कमी आती है। चाहे आप उसको 15 डिग्री जाने पे 1 घंटा बोलिए या 1 डिग्री जाने पर 4 मिनट की कमी बोलिए, बात वही हुई। जबकि दाईं ओर जाने पर 4 मिनट की वृद्धि होती है। और 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा के बाईं ओर पश्चिमी देशांतर व दाईं ओर पूर्वी देशांतर होते हैं, जबकि 180 डिग्री देशांतर जो कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है। जैसा ये आप देख चुके हैं, यह है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है। अब इसका जो ये पॉइंट होगा 180 डिग्री वाला, इस पॉइंट को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। बाईं ओर पूर्वी देशांतर व दाईं ओर पश्चिमी देशांतर होते हैं, ये तो आपको बता ही दिया। अधिक देशांतरी विस्तार वाले देशों में 1 से अधिक मानक देशांतर रेखाएं होती हैं। जैसे आप रूस जैसे देश को देखते हैं तो वो बहुत दूर में फैला हुआ है, तो इसलिए ये लोग अपने स्टैंडर्ड टाइम को 9 पार्ट में डिसाइड किए हुए हैं। और यूएसए एवं कनाडा जो हैं ये अपने टाइम जोन को 6-6 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, यानी कि इनके पास 6-6 स्टैंडर्ड टाइम जोन हैं। और फिर बात करते हैं कि अक्षांशीय विस्तार का जो अधिक होना दिन और रात की अवधि को प्रभावित भी करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे इंडिया का जो स्थिति है अक्षांश में, यहाँ पे तो 8.4 के आसपास आ रहा है और यहाँ पे 37 पॉइंट समथिंग 7 के आसपास आ रहा है। तो हाँ ये पॉइंट, तो इसका अक्षांशीय विस्तार कम है और ये इसका ज़्यादा है। तो इसके चलते क्या होता है कि जो सबसे बड़े दिन या सबसे छोटे दिन का जो टाइम पीरियड होता है उसमें अंतर आ जाता है। तो केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में जहाँ 45 मिनट का ही सिर्फ अंतर है, वहीं लेह जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटे दिन का जो टाइम का डिफरेंस होता है वो लगभग 5 घंटे का डिफरेंस होता है। तो इस तरह से हम लोग ने अभी तक भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में पढ़ा है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो बाकी आप लोगों को थैंक यू।